हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे स्वागत। आशा ही नहीं बल्कि मुझे विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिन भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे उनकी तैयारी आप जो है दिन रात रात लग करके कर रहे होंगे। आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी तैयारी कर रहे हैं तो उस पे आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। और ये जो मेरा एक एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 की एक सीरीज चली है, हमने एक सीरीज जो शुरू की है और इसमें संपूर्ण पाठ्यपुस्तक हमने सोचा है कि इसके जो है विषय वस्तु रूप से जो उपयोगी सारांश रूप से उपयोगी विषय वस्तु होगी उसको लाया जाएगा। इसमें आज एनसीईआरटी की सीरीज में क्लास 7 की लेक्चर नंबर 7 आज, इससे पहले 6 लेक्चर और आ चुके हैं। 3 लेक्चर क्लास 6 के आए हैं और ये जो है क्लास 7 का आज लास्ट लेक्चर है। आज जो है ये क्लास 7 के जो एनसीईआरटी इतिहास की हमारे अतीत 2 की है, ये इसका आज अंतिम लेक्चर है। इसमें जो कक्षा 7 में हम अध्ययन कर रहे हैं ये मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो है कल 1-2 दिन में, कल तो मुश्किल से लेकिन परसों एक जो है कक्षा 8 का एक लेक्चर और आ जाएगा। और इस ये जो सीरीज है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आप लोग समझते होंगे कि किसी भी परीक्षा के लिए या हमें अपने जो हमारा नॉलेज है उसका एक बेसिक जो ज्ञान समझ विकसित करने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी होती है। और एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं तो एक बार नहीं 2-3 बार पढ़नी पड़ती है। 2-3 बार पढ़ने से क्लियर होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी उलझने हैं। क्योंकि एनसीईआरटी इस प्रकार से लिखी है कि कुछ उदाहरण यहाँ के, कुछ उदाहरण कहीं के, कुछ उदाहरण जो है दूसरी जगह के हैं, तो उदाहरणों से वहां पे समझाने की कोशिश की जाती है। और हमारे लिए मुश्किल ये हो जाता है कि हम अपने लिए काम की चीजें उससे कैसे निकालें। तो ये इसी को मैंने सरल करने की कोशिश की है कि आपके लिए जो आपके काम की चीज है, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होने वाली, जो भी परीक्षा की जहां पर भी परीक्षा से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, उन तथ्यों को लाने की यहाँ पर जो है कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर मेरे 2 जो है कांटेक्ट नंबर भी है, इसमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और जो ये चैनल है इसके कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कीजिए कि ये जो सीरीज है ये आपके लिए कितनी उपयोगी है, क्या इसमें बदलाव की जरूरत है, क्या ये जो है जो लेक्चर आ रहे हैं ये जो है ठीक है, या इसको जो है कुछ छोटे करने की जरूरत है, या 2-2 जो टॉपिक एक साथ ले जा रहे हैं ये सही है, या एक टॉपिक ही अलग अलग लिए जाए। तो आप जो है जितने कमेंट करेंगे तो मुझे जो है उससे अपने जो कमियां होगी उसको सुधारने में मुझे मदद मिलेगी। और इसको आप जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिन लोगों को जरूरत है। ये जो है किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, जो भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे जो है आपके एलटी सामाजिक विज्ञान के लिए है, चाहे प्रवक्ता के लिए, समूह गा के लिए, सीटेट के लिए, यूटेट के लिए, लोक सेवा आयोग के लिए, और किसी भी राज्य सरकार की जो भी परीक्षाएं होती है, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट की परीक्षाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाएं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें हमने थोड़े से जो ये आज जो सीरीज आई है इसमें थोड़े से सुधार करने की कोशिश की है। सुधार क्या कहें कि जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हो सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा, जो उस टॉपिक से संबंधित या और होने चाहिए, उनको भी थोड़ा इसमें जोड़ने की कोशिश की है। और जैसे एनसीईआरटी की ये बीच में या लास्ट में हमने कुछ ऐसे तथ्य रखे हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या जिनकी आपको उनकी भी समझ जानकारी होनी चाहिए। तो देरी न करते हुए इसको जो है शुरू करते हैं। आज इस कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी है इसका आज लास्ट टॉपिक है, और इसमें हमने 2 टॉपिक लिए हैं। तो पहला है क्षेत्रीय जो संस्कृतियों का निर्माण का है इसमें, और यहाँ पर जो क्षेत्रीय संस्कृति में है चेर और मलयालम भाषा का विकास का इसमें है। तो इसमें जो है
वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यानी कोई भी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग इस महाद्वीप उपमहाद्वीप में जो सरकारी अभिलेखों में किया गया है वो इस क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया। इसका उदाहरण सबसे पहले मिले चेर और मलयालम भाषा का। तो किस भाषा का सबसे पहले उपयोग किया गया है? क्षेत्रीय भाषा का। उसका जो है इस भाषा का सरकारी अभिलेखों में इस क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कीर्ति जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। और ये जो मलयालम साहित्य की जो पहली वो जो है बताई गई है भाषा, वो जो लिखी गई है वो संस्कृत भाषा की ऋणी है, यानी संस्कृत भाषा की हेल्प से वो लिखी गई है। और ये 12वीं शताब्दी में सबसे पहले जो है साहित्य कीर्ति आई है। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, ध्यान रखना लीला तिलकम। और ये जो लीला तिलकम है ये व्याकरण और काव्य शास्त्र पे लिखा हुआ विषयक है। व्याकरण और काव्य शास्त्र पे लिखा हुआ ग्रंथ है। और ये मणिपर्वालम शैली में लिखा गया है। ध्यान रखना लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया है। और ये भी ध्यान रखना कि इसके लेखक कौन है। इसके लेखक अज्ञात है, इसके लेखक के बारे में कोई पता नहीं ये किसने लिखा, लेकिन व्याकरण और काव्य शास्त्र की पुस्तक है। मणिपर्वालम का शाब्दिक अर्थ है, अब इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं, एक संस्कृत और क्षेत्रीय, यानी हीरा संस्कृत और मूंगा क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है कि इन दोनों भाषाओं को साथ में प्रयोग किया गया। और तब ये जो है, तो कौन सा ग्रंथ है ऐसे जो मलयालम और संस्कृत दोनों भाषाओं का साथ में प्रयोग करके लिखा गया? तो मणिपर्वालम जो ग्रंथ है ये लिखा गया, वो जो है ये मलयालम भाषा का है। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथ संप्रदाय के हम यहाँ पे देखते हैं। जगन्नाथ संप्रदाय में क्षेत्रीय संस्कृतियां जो विकसित हुई है मध्यकाल में का उदाहरण, सर्वोच्च उदाहरण पुरी का, जो पुरी में जो है मंदिर है, पुरी का मंदिर उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर है। यानी भगवान जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, यानी वहां पे जो विष्णु का मंदिर है वहां पे जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दुनिया का मालिक। और इससे जो है दुनिया का मालिक के विष्णु का पर्यायवाची है। तो विष्णु का मंदिर है वहां पे पुरी में, जगन्नाथ में जो मंदिर है पुरी में उड़ीसा में। तो यहाँ पे 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। तो जो ये निश्चय किया है कि किसने ये मंदिर बनवाए हैं, ये बनवाए हैं अनंत वर्मन ने बनवाए हैं, जो ये गंग वंश का शासक है। तो किस वंश के शासक ने बनवाए? गंग वंश के शासक। किस शासक ने बनाया? अनंत वर्मन ने बनाया। कहाँ पे बनाया? पुरी में है, उड़ीसा में है। जगन्नाथ संप्रदाय के द्वारा ये मंदिर बनाया गया। तो जगन्नाथ संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ जो है दुनिया का मालिक है। इसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीया ने अपना जो राज्य है पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। ये ध्यान रखना कि एक उसी वंश में एक शासक है अनंग भीम तृतीया, इसने जो है अपना राज्य क्या कर दिया, ये पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर को जो है ये अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि नियुक्त घोषित कर दिया। शासक जो है किसको घोषित कर दिया है? जगन्नाथ को कर दिया है। और जो है अपने आप उनके जो है प्रतिनियुक्ति के रूप में घोषित करके फिर उन्होंने शासन किया है। तो ध्यान रखना दोनों शासकों का आप लोग। ये जगन्नाथपुरी का मंदिर है और यहाँ पे बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां ताल पत्रों की पांडुलिपियों पे उड़ीसा में बनाए गए हैं। तो ये जो है कुछ यहाँ पर ये ताल पत्र की पांडुलिपियां हैं और ये जगन्नाथपुरी का मंदिर है। हम एनसीईआरटी का क्लास 7 पढ़ रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी मैंने सम्मिलित किए हुए हैं, वो जो है जैसे आएंगे उनको तब देखेंगे। लेकिन अभी एनसीईआरटी को ही 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र में जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपुताना कहते थे। तो ये जो है उस क्षेत्र को राजपुताना कहते थे, जो आज जो है जहां पर राजस्थान है, ब्रिटिश समय में उस क्षेत्र को ये राजपुताना कहते थे। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। तो पृथ्वीराज के बारे में हमने पढ़ा था और पृथ्वीराज जो है ये पृथ्वीराज तृतीया है,
जिसे राय पिथौरा की जिसने उपाधि वो धारण की थी, और इसी के समय में इसी जो तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये पृथ्वीराज चौहान ये जो है चौहान वंश के शासक है, चौहान वंश के शासक है। और राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण और भाटों द्वारा गाई जाती थी। तो कौन जो है राजपूतों की जो गाथाएं हैं, ये राजपूतों की जो प्रशंसाएं हैं, राजपूतों के दौरान राजपूतों के ये जो काव्य लिखते थे, ये जो है चारण और भाट, ये जो है आप लोग ध्यान रखना कि कौन। इन कहानियों में अक्सर नाट्य स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण किया जाता। तो इन कहानियों में किन किन चीजों का चित्रण किया जाता था? स्वामी भक्ति का, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का, जिनसे जो है ऐसे इस प्रकार के संवेग जिनसे जो है यानी वीरता आया जो है संवेग, ऐसे संवेग थे जो उनके बढ़ाई चढ़ाई यानी राजाओं की जो है बड़ा चढ़ा के उनके बारे में बताया जाता था। इन संवेगों की उसमें वर्णन किया जाता था, तो इनका चित्रण होता था। अब है कथक नृत्य की कहानी। तो जो कथक नृत्य है ये उत्तरी भारत का नृत्य है, ये आप लोग ध्यान रखना। और ये उत्तरी भारत का नृत्य है कथक। तो इसमें हम लोग जो है जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य का नृत्य है, तो उस समय जो है बहुत बार ऐसी हो जाती है गलती कि इससे जो है दक्षिणी भारत से जोड़ देते हैं, जबकि ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। उत्तरी भारत का आए या उत्तर प्रदेश का आए, तो ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। तो कथक नृत्य, जो कथक नृत्य है, तो इसकी कहानी क्या है? ये एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य वह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक शब्द का कथक का जो है शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथा से निकला और इसका जो है प्रयोग कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथक जो थे, कथा सुनाने वाली थी, एक जाति थी। कथक जो है एक जाति थी जो उत्तरी भारत में मंदिरों में कहानी सुनाने वाले लोग थे। और ये क्या करते थे कि एक कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। जब एक कथा सुनाते थे या कथन करते थे तो हाव भाव के साथ और संगीत के साथ सुनाते थे। तो 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक क्या बन गया? विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण कर दिया। जब ये हाव भाव के साथ तो वो संगीत के साथ सुनाते थे, तो ये क्या हो गया कि ये बदल गया नृत्य में। और मुगल बादशाह और उनके अभिजातों, जो संपन्न परिवार के लोग हैं, मुगल बादशाह और उनके परिवार के लोगों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में क्या हो गए? प्रस्तुत किया जाता था। तो मुगल काल में राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता है, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वहां एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हुआ। तो ये इस समय एक जो है वर्तमान रूप में और विशिष्ट नृत्य शैली में विकसित हुआ मुगल दरबारों में। आगे चलकर यह दो परंपराओं, अब ये जो है आगे चलकर के दो परंपराओं में, यानी दो परंपराओं को मतलब दो घरानों में बंट गया। में फला फूला, यानी एक जो है राजस्थान का जयपुर के दरबारों में और दूसरा लखनऊ में, यानी एक जयपुर घराने में एक लखनऊ घराने में, ये दो घराने में बंट गया। ध्यान रखना कथन जो है किन किन घरानों में बंटा, तो एक लखनऊ घराने में एक जयपुर घराने में। राजस्थान अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ध्यान रखना अवध के जो है अंतिम नवाब है वाजिद अली शाह, ये अवध के अंतिम नवाब है। तो अवध के जो अंतिम नवाब है वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। इस समय इसका जो है प्रमुख कला के रूप में उभर रहा है कथक। तो आप लोग ध्यान रखना कि अवध का जो अंतिम नवाब है ये वाजिद अली शाह है, और इसके समय में, और जो इसका अंतिम नवाब है और जो इसका प्रथम नवाब है अवध का,
वो है अवध का प्रथम नवाब सहाअद साहद अली खान। सहादत अली खान प्रथम नवाब है, और अंतिम है वाजिद अली शाह। तो प्रथम है साजद अली खान, यानी बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं उसे, बुरहान उल मुल्क या शहादत अली खान, और जो है अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। यह संरक्षण में यह एक प्रमुख कला की रोमुबरा। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुत करने में अभिनय पर जोर दिया जाता है। तो किस चीज पे इसमें दिया जाता है? क्लिष्ट, द्रुत गति, संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानी, एक कहानी के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया जाता है, एवं अभिनय पर जोर दिया जाता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। तो स्वतंत्रता के बाद जो 6 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता मिली, वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है, और स्वतंत्रता के बाद 6 शास्त्रीय नृत्यों को जो मान्यता मिली, तो उसमें कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। अब जो 6 शास्त्रीय नृत्य है स्वतंत्रता के बाद किन किन को मान्यता मिली है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? किसी कला रूप को शास्त्रीय नाम दिया जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम इस रूप का शैली को शास्त्रीय कह सकते हैं, कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती है जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, या फिर यह भी हमेशा शब्दांश सही नहीं होता है। तो ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा दे रखे। लेकिन अन्य जो शास्त्रीय नृत्य है जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, निम्नलिखित है। अब निम्नलिखित एक तो हो गए कथक, जो उत्तरी भारत का है, उत्तर प्रदेश का है। दूसरा नृत्य है यहाँ पर भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम ध्यान रखना यह है तमिलनाडु का। और एक नृत्य और है तमिलनाडु का, तमिलनाडु के दो है, एक भरतनाट्यम है, एक मोहिनी आट्टम है। तो मोहिनी आट्टम भरतनाट्यम, ध्यान रखना, मोहिनी आट्टम भरतनाट्यम दोनों तमिलनाडु के हैं। मोहिनी आट्टम भरतनाट्यम दोनों तमिलनाडु के हैं। और कथक जो है हो गए उत्तर प्रदेश का, और कथकली हो गए केरल का। कथक उत्तर प्रदेश को, कथकली हो गए केरल का। और भरतनाम और भरतनाट्यम और मोहिनी आट्टम दोनों हो गए तमिलनाडु के। तो 4 शास्त्रीय नृत्य हमारे हो चुके हैं। अब उसके बाद एक शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, तो मणिपुर का है। एक है कुचिपुड़ी, तो ये आंध्र प्रदेश का है। और एक है यहाँ पे ओडिसी, तो उड़ीसा का है। इनमें तो कहीं जो है कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी ये जो है इसी प्रकार के जैसे आंध्र प्रदेश इत्यादि में भाषा बोली जाती है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। और जो हमें प्रॉब्लम करते हैं, या हमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जहां पर हमें कंफ्यूजन हो जाता है, या तो मोहिनीअट्टम में हो जाता है, या तो भरतनाट्यम में हो जाता है, कथक में हो जाता है, तो कथकली में हो जाता है। कथक और कथकली, तो कथा जो है उत्तर भारत का है, कथा उत्तर भारत में है। और दक्षिण भारत में जो है, जो केरल है, वहां पे कथकली है। और 2 शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु के हैं, जो एक मोहिनी अट्टम है और भरतनाट्यम। अट्टम और नाट्यम दोनों तमिलनाडु के हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और मणिपुरी मणिपुर का है। और इधर जो है ओडिसी उड़ीसा का है। और एक शास्त्रीय नृत्य और है सत्रिया, तो है असम का। तो सत्रिया है असम का। तो इस प्रकार से जो है जो पहले जो शास्त्रीय नृत्य थे, तो उनके साथ 2 और जोड़ दिए गए। 6 जो पहले थे, 2 और जोड़ दिए गए, तो 8 हो चुके हैं। लेकिन एनसीईआरटी में आपके जो है ये 6 ही दे रखे।
अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह और प्रथम नवाब शहादत शहादत अली खान था, या बुरहान मुल्क जिसे कहा जाता है, तो बुरहान उल मुल्क या शहादत अली खान। और उसके बाद जो है अब देखेंगे संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। अब जो संरक्षक है, शासक है, वर्ग है, उनके लिए चित्रकला और लघु चित्र की क्या परंपरा है? तो लघु चित्र जैसा कि उसके नाम से पता चलता है कि छोटे आकार का चित्र, सीधी सीधी बात है, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से, जो ये लघु चित्र है आमतौर पर जल रंगों से कपड़े पे या कागज पे चित्र किया जाता है, ये है लघु चित्र। सीधी सीधी बात है कि उसे जल रंगों से बनाया जा रहा है, कपड़े पे कागज पे। प्राचीनतम लघु चित्र, जो पुराने समय के लघु चित्र है, ये ताल पत्रों पे अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। जैसे हमने जो है जगन्नाथ जो संप्रदाय है, वहां पे जो जगन्नाथ मंदिर है, वहां पर जो लघु चित्र बने हुए, ये ताल पत्रों पे बने हुए हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ताल पत्रों पे लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। तो ये जो मुगल काल में जो चित्रकार थे, ये जो है जो चित्रित करते थे इतिहास को और काव्यों की पांडुलिपियों को चित्रित करते थे। अभी हम पीछे देखेंगे जो है महत्वपूर्ण फैक्ट में, वहां पर जो है बहुत सारे चित्रकारों के, अकबर के समय के चित्रकार है, शाहजहां के समय के चित्रकार है, हम वहां पे देखेंगे। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के इर्द गिर्द में लघु चित्र, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के इर्द गिर्द में लघु चित्र कला की एक साहसपूर्ण एवं परवण शैली का विकास हुआ। तो ये जो हिमाचल के आसपास जो है एक शैली का विकास हो रहा है, चित्रकला की शैली का विकास हो रहा है, वो है बसोहली शैली। बसोहली शैली का विकास हो रहा है हिमाचल में। तो ये 17वीं शताब्दी में हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ है? हिमाचल में हुआ। और ध्यान रखना, ये जो है लघु चित्र की कला की एक जो है शैली है, और ये है बसोहली शैली। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई इस शैली में, लघु चित्र शैली में जो सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी, वहां थी भानुदत्त की रसमंजरी। तो भानुदत्त ने रसमंजरी लिखी है, और ये जो है किस शैली में चित्रित है? तो बसोहली शैली में चित्रित है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, और लेक्चर को जो है पूरा देखे। आपको जो है एक बार यदि लेक्चर लंबा होता है तो उसको कोई बात नहीं, छोटे छोटे उसमें देखे, बीच में रुक करके देखे, लेकिन आपको पूरा देखना है और कोशिश है कि, क्योंकि आपको कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य आपका जो है छूट न जाए। तो संरक्षकों के लिए जो ये इसमें देखते हैं कि 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल चित्रकला मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। जैसे नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में और उसका दिल्ली पे विजय हुआ, तो दिल्ली से जो है चित्रकार क्या हो गए कि पहाड़ों की तरफ जो है पलायन करने लगे। चित्रकार क्या, सभी लोग, बहुत सारे लोग जो है पलायन करने लगे होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता, जैसे वो पहाड़ों की तरफ गए, वहां पे आश्रयदाता, वहां पर जो है उनको आश्रय मिल गया और तैयार मिले, जिनके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली का विकास हुआ। इस कारण जो है कांगड़ा शैली का विकास हुआ है हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा क्षेत्र में कांगड़ा शैली का विकास हुआ है। ये भी 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 1739 के बाद, यानी 18वीं शताब्दी में हो रहा है। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्य आत्मनिरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है। तो कांगड़ा शैली की क्या विशेषता है? ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक रूप से। यहाँ पे एक कांगड़ा शैली के एक चित्र है, तो यहाँ पे कृष्ण और कृष्ण के जो यहाँ पे दिखाए गए प्राकृतिक चित्रण किया गया है। और ये तो यशोदा तो नहीं है, लेकिन जो गोपियां होगी तो इनका जो है चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से जो है कांगड़ा शैली में एक चित्र है, ये कांगड़ा शैली की विशेषता है। और जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ है 1739 में,
तो नादिर शाह का जो आक्रमण 1739 में हुआ है, इस समय नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत का जो सुल्तान था वो था मोहम्मद शाह, और नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो मोहम्मद शाह पे जब आक्रमण किया तो मोहम्मद शाह की पराजय हो गई, और इसी समय इस नादिर शाह ने जो मुगलों का बैठने का सिंहासन था तख्ते ताउस, यानी उसे मयूर सिंहासन शेरशाह सूरी ने शाहजहां ने बनवाया था, तख्ते ताउस या जो है मयूर सिंहासन उसे कहते, तो नादिर शाह उसे ले गया अपने साथ, और साथ में जो है वो ले गए है उसने बहुत सारे कत्लेआम करवाए, बहुत सारी लूटमार की, साथ में जो है कोनूर हीरा, जो कोनूर हीरा जो है सल्तनत काल में जो अलाउद्दीन खिलजी का जो मंत्री सेनापति था दक्षिण भारत की, जब विजय अलाउद्दीन खिलजी की हुई थी, और उसमें उसका जो सेनापति अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उसको जो है दक्षिण भारत से उस विजय में उसे वो मिला था, और उसके बाद जो है वो कोनूर हीरा फिर बाबर को मिला था। बाबर जो है जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो उस विजय में जो है ये पानीपत के प्रथम जो है विजय में जो है बाबर को मिला था, और उसके बाद ये मुगल दरबार में था, और मुगल दरबार से ये जो है नादिर शाह इसको ले गए, और नादिर शाह के बाद जो है फिर एक बार अजीत सिंह इसको भारत लाते हैं, रणजीत सिंह इसको भारत लाते हैं, और फिर जो है अंग्रेजों के द्वारा फिर इस समय जो है ब्रिटेन में है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। जो मलिक काफूर है, तो मलिक काफूर जो विजय करते दक्षिण भारत में, वहां से जो है उससे मिलता है देवगिरी में जो उसकी विजय होती है वहां से उसको मिलता है, और बाबर को जो ये हीरे मिलते हैं, तो जो इब्राहिम लोदी का मित्र था विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य से वो हीरा जो है बाबर को मिलता है, विक्रमादित्य की जो है उसमें हार हो जाती है, और फिर बाबर को मिलता है। तो दिलचस्प बात यह है कि और गोलकुंडा की खान से वो हीरा मिला था, तो गोलकुंडा की खान से मिला था, और वो जो है दक्षिणी भारत की देवगिरी विजय तो नहीं है, लेकिन और है वो विजय गोलकुंडा वाले क्षेत्र में ही पड़ता है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वहां उस विजय से वो मिलता है। दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। ये जो बंगाली भाषा है, अब बंगाल के बारे में देखते हैं, तो बंगाली भाषा संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू किया। तो ब्राह्मणों को बसाना शुरू किया है बंगाल में गुप्तों ने, गुप्त वंशीय शासकों ने। और ये क्या करते हैं 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया, तो उसे सूबा माना। सूबा का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक प्रांत, ये प्रांतों को सूबा मानते हैं, तो ये सूबा कहते हैं प्रांतों को, और वहां के जो प्रांतपति है उसे सूबेदार कहते हैं। जाने लगा इस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाल एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रहा था। तो उस समय जो है प्रशासन की भाषा उस समय फारसी थी, लेकिन बंगाल में एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में। बंगाल में स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छपरों वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, इन मंदिरों की शकल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह। अब जो है जब गुप्तों ने यहाँ पर बंगाल में क्या हुआ, ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया, तो बंगाल में जो स्थानीय देव देवता थे, बंगाल में क्या करते थे, वो उनकी पूजा घरों में करते थे। और जब वहां पे क्या हो गया कि ब्राह्मण वहां पे चले गए, तो उन देवी देवताओं की पूजा अब जो है गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में की जाने लगी, यानी अब थोड़ा सा उसको जो आकार दिया जाने लगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन मंदिरों की शकल की आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों, जैसे छप्पर होते हैं वैसे झोपड़ियों के जो छप्पर छाए रहते घास फूस से, वैसे तो इस तरह को दोचला यानी 2 छतों वाली छप्पर को दोचला या चौचला 4 छतों वाली होती थी। तो ये दोचला और चौचला
ये जो है ये क्या है कि ये मंदिर है और ये 2 छतों वाली और 4 छतों वाली है और ये बंगाल में थी। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। इसी कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। तो बंगाली शैली जो है इसी से जो है विकसित हुई और ये दोचला और चौचला वाली जो शैली थी ये बंगाल में विकसित हुई है। और बंगाल के जो प्रथम शासक थे मुर्शिद कुली खान थे, बंगाल के प्रथम शासक। और उसके बाद यदि अंतिम शासक देखें हम तो अंतिम शासक में वहां पर जो है सिराजुद्दौला जो 1757 का जो है युद्ध होता है, प्लासिक युद्ध, तो उसमें जो है वो हार जाता है। और इस प्रकार से जो है उसके बाद 1-2 शासक और बनते, लेकिन महत्वपूर्ण शासक वही रहते हैं अंतिम। लेकिन मुर्शिद कुली खान वो बंगाल का प्रथम शासक रहता है। अब मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति में हम देखेंगे। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वहां बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गए। 1739 में जो है नादिर शाह आक्रमण करते हैं और 1739 में जो है नादिर शाह का आक्रमण, तो नादिर शाह के आक्रमण के समय नादिर शाह के आक्रमण के बाद ये जो बहुत धन दौलत ले जाता है। लेकिन इसके बाद नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो है अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, और उस समय मुगल शासक अहमद शाह ही है। और इस यहां से जो है जो नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो है अफगान का शासक अहमद शाह अब्दाली, जो अहमद शाह अब्दाली है, तो अहमद शाह अब्दाली को जो हम जानते हैं वो अहमद शाह दुरानी के नाम से भी जानते हो। 1748 से 1761 तक ये 5 बार उत्तरी भारत पे आक्रमण करता है और लूट मचाता है। ये लगातार ये 5 इसके आक्रमण होते, वैसे 7-8 आक्रमण होते, लेकिन उत्तरी भारत में 5 आक्रमण करता है। और 1761 का जो पानीपत का युद्ध है, अहमद शाह अब्दाली और जो मराठे हैं, और मराठों में भी जो है मराठों का जो प्रमुख था उस समय मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, और जिसमें जो है मराठों की शक्ति हमेशा में इसके लिए खत्म हो जाती है। तो ये इस समय जो है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है 1761 में, जो है यही पानीपत के युद्ध में विजित होता है। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी, अब मुगलों के समय में जोधपुर के राजा अजीत सिंह को जो है गुजरात की सूबेदारी, और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को, तो जो राजा जय सिंह है अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। यानी जो जोधपुर का राजा था अजीत सिंह, इसको साथ में जो है गुजरात की सूबेदारी भी मिली, और अंबर के जो राजा सवाई राजा जय सिंह थे इनको मालवा की सूबेदारी भी मिली। तो ये जो है जो राजा थे इनको सूबे में उनकी वतन ही वापस दिया जाता था। उनको जागीर के रूप में, जागीर जो प्रथा थी, तो जागीर के रूप में उनको उनके वतन ही वापस दिए जाते थे राजपूत राजाओं को। केवल मुगल काल में राजपूत अकबर के समय में खास करके कि राजपूत राजाओं को जो है जागीर के रूप में उनके वतन ही वापस दिए जाते थे। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की, और इसने जो अपनी नई राजधानी वो जो है जयपुर में स्थापित की थी, और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई, और 1722 में उसे आगरा की सूबेदारी भी दी गई। अभी जो राजा जय सिंह है इसने जो है बहुत सारी व्यवसायों का निर्माण किया है, जिन्हें जो है जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जयपुर में इनका ये जंतर मंतर है, ये व्यवसाला है। तो कई राजपूत शासकों ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत था, मेवाड़ ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा राजपूत था, राजा था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1772 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुई, 1772 में आसीन हुई। और 1776 है 76 है उस समय जो हल्दी घाटी युद्ध होता है, और अकबर का जो सेनापति है मान सिंह और जो राणा प्रताप है उनके बीच में जो है हल्दी घाटी युद्ध होता है, और अंतिम रूप से जो है ये युद्ध
कोई भी जो है जीत नहीं पाते, अनिर्णय रहता है। और इसमें जो है राणा प्रताप जो है पहाड़ी में चले जाते हैं और जो है अकबर की अधीनता ये स्वीकार नहीं करते हैं। तो आसीन हुए। राणा के पास मुगल आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। राणा प्रताप ने जो है वो अपने निर्णय से, तो यहाँ पर जो है अंबेर के शासक सवाई तो अंबेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलिया वैधशालाओं का निर्माण किया। तो ध्यान रखना कि ये जो है सवाई जय सिंह है, इसने दिल्ली, अजमेर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय जो है वैधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वैधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। तो ये जो है 5 जंतर मंतर जो है इन्होंने स्थापित की है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, ये जो है 5 जगह है। तो इस प्रकार इसने जो है सवाई ज्यादा उस समय के एक तरफ से ये समझे, उस समय के एक प्रकार से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे ये, या एक जो है खगोल शास्त्री थे। आजादी हासिल करना। अब सिख संप्रदाय के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि इनके जो है जो आजादी हासिल करना इनका मकसद था वो क्या था। तो सिख संप्रदाय के बारे में देखेंगे। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गया। जो सिख गुरु, हमने 10 सिख गुरु देखे थे पिछले अध्याय में, आप लोगों को ध्यान होगा हमने 10 सिख गुरुओं के बारे में देखा था। तो इसमें जो है गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ये हमने पिछले उसमें भी देखा, फिर भी जो है रिविजन। खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व इसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। तो इन्होंने उसके बाद में और उससे पहले भी जो है, जब एक खालसा पंथ के रूप में स्थापित हो गया, तो उससे पहले भी इन्होंने और उसके बाद भी बहुत सारी लड़ाई लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हुई है। तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई है। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर, इसके बाद जो नेतृत्व संभाला सिखों का, वो बंदा बहादुर ने संभाला है। और गुरु की जो है वहां पे प्रथा खत्म हो गई थी, और हमने देखा जो गुरु ग्रंथ साहब, वही गुरु का स्थान गुरु ग्रंथ साहिब ने ले लिया था। तो यहाँ पर जो है बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने जो एक खालसा के रूप में जो है खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1699 में। तो खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। तो मुगल सत्ता के खिलाफ जो है जो खालसा पंथ है, इसने ही जो विद्रोह शुरू किया, और जो है इसका नेतृत्व जो है बंदा बहादुर के पास था। जो ये 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उससे पहले गुरु जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, तो उनको जो है औरंगजेब ने जो है मृत्युदंड दिलाया था, और उनको जो है दिल्ली में उनका शीश कटवा दिया था उनका, और इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के संदर्भ में। और वहां पर दिल्ली में ही शीशगंज गुरुद्वारा उनके नाम पे है। तो शीशगंज गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर के नाम पे है, नाम से है। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। तो जो ये बंदा बहादुर है, इसने गुरु नानक वाले सिक्के डाले, गुरु गोविंद सिंह वाले सिक्के डाले, और अपना शासन को 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। बंदा बहादुर को 1715 में बंदी बना लिया गया, और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में इन्होंने मिसलों में, सिखों में जो है जो सिख संप्रदाय में, तो बाद में मिसलों में वो विभाजित हो गए। पहले जत्थों में विभाजित हुए, और बाद में एक किस्म में विभाजित हुए, मिसलों में विवाद हुए। बहुत सारी मिसलें हैं। तो रणजीत सिंह भी जो है किस मिसल के, ये सारे जो है बहुत सारी मिसलें हैं यहाँ पे। तो इन मिसलों में क्या हो गए, संगठित हो गए। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो जत्थों और जो है मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं थी वो दल खालसा कहलाती थी।
दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था, तो मिलती थी। ये जो है दल खालसा जो सेना थी, ये बैसाखी के दिन पे, दिवाली के पर्व पे अमृतसर में मिलती थी। और इनकी क्या होती थी, वहां पे बैठकें होती थी। बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। जितनी भी जो है मिसलें थी, जितने भी जत्थे थे, ये जो है ये दल खालसा को जो है बाद में जो जत्थों में और मिसलों में विभाजित हो गई। तो ये जो है अमृतसर में बैसाखी और दिवाली के दिन मिलते थे और वहां पर जो है सामूहिक निर्णय लेते थे, जिन्हें गुरुमता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। तो ध्यान रखना गुरुमता क्या है और गुरु प्रस्ताव, और ये जो है कब लिए जाते थे, तो जो है दिवाली और बैसाखी के दिन में और अमृतसर में लिए जाते थे। और किन की बैठक में लिए जाते, 10 जत्थों पर मिसलों के। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। अब राखी व्यवस्था, राखी क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि राखी क्या है, राखी व्यवस्था किसने स्थापित की। तो यहां पर ध्यान रखना, इसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। टैक्स था ये एक तरफ से कि किसानों से लिया जाता था, 20% लिया जाता था और उसके बदले उनको जो है संरक्षण प्रदान किया जाता था। दल खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़ कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। तो खालसा ने जो है 1765 में सार्वभौम शासन की स्थापना की। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों को फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो जो रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई है 1799 में, और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई है। और जो रणजीत सिंह है, इनके बारे में हम जो आधुनिक भारतीय इतिहास है उसमें पढ़ेंगे। अब है मराठे। थोड़ा सा मराठों के बारे में देख लेते हैं कि मराठे तो जो मराठा का जो प्रमुख है, जो मराठों का जो जहां से प्रारंभ है शिवाजी से ही होता है, और शिवाजी का जन्म 1627 में और 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी देशमुखों, यहाँ पे देशमुखों की परंपरा थी की सहायता, जैसे उसमें जो है हम जत्थों की परंपरा देख रहे हैं, मिसलों की देख रहे हैं, यहाँ पे जो है देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी। ये जो है ये ब्राह्मण परिवार क्या है, इनके ये पेशवा कहलाते हैं, यानी उनके मंत्री है। ये जो पेशवा है ये इनके मंत्री है, जो शिवाजी के जितने भी उत्तराधिकारी है। तो यहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार है, उनके हाथ में आ जाता है पेशवा का पद, और ये भी वंशानुगत चलता रहता है पेशवा का पद। तो ये प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गई। तो मराठा राज्य की राजधानी पुणे बनी, और 1720 के दशक तक मालवा गुजरात मुगलों से छीन लिए गई मराठों ने, और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्षिण प्रायद्वीप के अधिपत्य के रूप में मान्यता मिल गई। दक्षिण भारत में जो है इनको जो है 1730 तक मान्यता मिल गई। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी, इन्होंने जो इनके टैक्स है वो है चौथ और सरदेशमुखी। चौथ तो चौथ से सीधे सीधे लग रहा है कि चौथा हिस्सा, और सरदेशमुखी ये जो है 10% है, तो 10वां हिस्सा है। परसेंट है, ये 10वां हिस्सा है, 9-10वां हिस्सा है, तो वैसे 10वां हिस्सा चौथा हिस्सा है। तो वसूलने का अधिकार मिल गया। जो जिस क्षेत्र में इन्होंने जो है आधिपत्य स्थापित किया, उन क्षेत्रों में इनको क्या मिल गया, किस चीज का अधिकार मिल गया, चौथ का और सरदेशमुखी। तो चौथ का अधिकार जो ये चौथ जो ये टैक्स देते थे, उसके बदले क्या करते थे कि लोगों को संरक्षण देते थे। मराठा प्रभुत्व की सीमाएं उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक, दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। तो इनकी जो है सीमाएं काफी फैल गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चौथ और इनको जो है थोड़ा समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि सरदेशमुखी और चौथ क्या है। और चौथ क्या है, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% यानी 1/4% है। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे, और सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। अब यहाँ पे है 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई,
जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630, वैसे यहाँ पे जो है दो एनसीईआरटी में ही दोनों वो दे रखे, तो 1627 ही हमें अधिक मिलता है, तो इसको आप जो है 27 ध्यान रखना। 1630 में शाहजी और जीजाबाई, शाहजी भोसले इनके पिता है और जीजाबाई इनकी माँ है, से हुआ। अपनी माता और अभिभावक, और इनके जो अभिभावक है इन दादा, इनके दादा है कोणदेव, इनके जो संरक्षक है इनके दादा है कोणदेव। इनके संरक्षण में, इनके मार्गनिर्देशन में इनकी शिक्षा दीक्षा होती है कि मार्गनिर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जाबाली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठार की अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। तो बीजापुर का जो है अभियान होते हैं इनका, वहां पर भी जो है सफल होते हैं। अपने विरोधियों के खिलाफ पराये गुरिल्ला युद्ध कला, इन्होंने छापेमार युद्ध नीति, जिसे गुरिल्ला युद्ध कला कहा जाता है, का प्रयोग किया। चौथ और स्वदेशमुखी आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। तो जो मराठा राज्य की मजबूत मराठा, इन्होंने जो चौथ और जो स्वदेशमुखी है, तो ये जो है टैक्स लिए। 1627 में इनका जन्म होता है, 1674 में ये राज्याभिषेक करवाते हैं, रायगढ़ के दुर्ग में राज्याभिषेक करवाते हैं। वैसे जो है ये 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाले शासक है। औरंगजेब भी 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाले शासक है। मोहम्मद जो फिरोज तुगलक है वो 2 बार शासन करवाने वाले शासक है। अशोक 2 बार शासन करवाने वाले शासक है। तो इनके पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई है। छापामार युद्ध प्रणाली अपनाते, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाते हैं। और बाल गंगाधर तिलक इनके ही नाम से या इनके ही स्मरण में बाद में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करवाते हैं, और एक उत्सव जो है गणेश उत्सव प्रारंभ करवाते हैं। और शिवाजी के द्वारा 2 पत्रिकाएं, और वो पूछी जाती है एग्जामों में कि मराठा पत्रिका और केसरी, ये किनके द्वारा लिखी गई, और मराठा जो पत्रिका है ये किस भाषा में और केसरी किस भाषा में। तो जो केसरी पत्रिका है वो मराठी भाषा में है, जो मराठा पत्रिका वो अंग्रेजी में है। तो इसको जो है कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस चीज का भी वो ध्यान रखें। और जो सैन्य अभियान है 1664 में सूरत की इन्होंने लूट की थी। 1659 में अफजल खां का जो है वध किया था इन्होंने। तो जो इन्होंने अफजल खां का वध किया था 1659 में, तो यहाँ पर जो है 1659 में विवाद मुख्य इस पत्नी बीजापुर का जो अभियान किया इन्होंने। और उसके बाद जो है 1665 में औरंगजेब के साथ इन्होंने पुरंदर की संधि की थी। तो ये थोड़ा सा आप लोग जो है वो ध्यान रखें। अब मराठे में हम आगे देखते हैं। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। जिन जो है क्षेत्रों से जो है वो लेते थे, टैक्स लेते थे, उनको औपचारिक रूप से सम्मिलित नहीं किया, मगर मराठा संप्रदाय को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम दी जाने लगी। यानी उनसे भेंट, और उनसे वो कहा जाता है कि आप जो है बार बार जो है हमसे मिले, जो है भेंट लाए, उपहार लाए, और ये जो टैक्स देते रहे, और हम जो है तो मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए, जिससे परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई मराठों के बीच में। और जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, तो अहमद शाह जो अब्दाली आया था उसके बीच में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो ये जो है आप लोग इसको ध्यान रखें। अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह जो आया था, तो नादिर शाह और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली इनको। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। तो यहाँ पर उज्जैन वाले क्षेत्र में सिंधिया शासक करते थे। यहाँ पे जो है मराठों के जो थे वंशज थे, यहाँ पे सिंधिया परिवार है, और यहाँ पे उज्जैन में होलकर। तो इन क्षेत्रों में किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से शासक है, तो यहाँ पर जो है होलकर है, इनका वो संरक्षण रहता है, और उज्जैन में सिंधिया वो शासन करते हैं।
बाजीराव प्रथम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो बाजीराव प्रथम है, जो बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। ये जो है इनके पिता जो है पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे और इनके पुत्र जो है वे बाजीराव प्रथम हुए। तो बाजीराव प्रथम एक जो है योग्य सेनापति था, वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है। तो विंध्य के पार जो मराठा राज्य का विस्तार का श्रेय जाता है वो बाजीराव प्रथम को जाता है। ये बाजीराव बल्लाल के नाम से जाने जाते हैं। तथा वह मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। तो इस बात का आप जो है ध्यान रखना कि जो ये बाजीराव प्रथम है ये सबसे महत्वपूर्ण मराठा जो है पेशवा है। अब यहां पे है जाट। तो जाटों में जो सबसे महत्वपूर्ण जाट शासक हुए वो सूरजमल जाट हुए हैं। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता पर की सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम भाग स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो चूड़ामन जाट और सूरजमल जाट, तो चूड़ामन जाट के नेतृत्व में जो है ये जो है अपना राज्य स्थापित करते। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो। तो दिल्ली और आगरा के बीच वाले क्षेत्र में इनका जो है शासन हो गया। वास्तु तो कुछ अरसे के लिए वह आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए थे। जाट समृद्ध कृषक थे, एकांत कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। जाटों की शक्ति सूरजमल जाट के समय पराकाष्ठा पर पहुंची। जो सूरजमल जाट है, ये चूड़ामन जाट के बाद जो सूरजमल जाट, तो इनके समय में जो है ये सबसे ज्यादा। तो ये जाटों के जो है जो सूरजमल जाट है, तो जाटों के अफलातून ये कहे जाते हैं, या जाटों के प्लेटो। सूरजमल जाट को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है। और उन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में, ये जो है जाटों का राज्य जो है भरतपुर वाले क्षेत्र में, तो भरतपुर में था जो आधुनिक राजस्थान में है, संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र सम्मिलित थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली सम्मिलित थे। सूरजमल ने कई किलों और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला, तो भरतपुर का जो प्रसिद्ध लोहागढ़ किला है सूरजमल ने बनवाया था। किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि जाटों के समय में कौन कौन से काम हुए हैं। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। और 1739 में जब जो है नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। तो उस समय जो है बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने कहाँ शरण ली, तो दिल्ली के जो है ये भरतपुर जाटों के ही राज्य में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर मुगलों से लड़े। तो जो है जो भरत जो है नादिर शाह, तो जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी आए हैं तो हमारे देश के जो शासक थे या जो है जो इन राजाओं में शत्रुता के भाव थे, आपसी झगड़े होते रहते थे। उसी के कारण जो है एक शासक दूसरे शासक का जो है उसका जो है झगड़े का लाभ उठा करके और किसी न किसी विदेशी आक्रमणकारी को जो है बुलाता था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर है कि इस समय इसको नादिर शाह के आक्रमण के समय जो इसका साथ दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं, सिख दे रहे हैं और यहाँ पर मराठा दे रहे हैं। और बाद में मराठा इसीलिए जो है मराठों को जो पानीपत का तृतीय युद्ध है मराठों की उसमें पराजय हो जाती है और भारत में जो है जो उसके बाद
आक्रमण होते 1761 का, उसमें मराठे जो है एकदम से खत्म हो जाते, जो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा आक्रमण किया जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि ये भी जो है कोई इनके साथ मराठों के साथ नहीं देती है। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया है, वहीं दींग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए, तो दींग में जो है जाटों ने क्या किया कि अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। तो दींग का महल जो है जाटों ने बनवाया है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और किन शैलियों में है, तो अंबर और आगरा की शैलियों में, दो शैलियों का मिश्रण करके जो है बनवाया है दींग का महल। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के पुत्र शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीन की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। तो ये दीन की इमारतें हैं, ये शाहजहां के युग में जो वास्तुकला का जो रूप देखने को मिलता है, उसी रूप में दीन की महल जो है बनाई गई है। अब यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो लाए गए। ये दोनों टॉपिक से खत्म हो चुके हैं। जो भी महत्वपूर्ण था इन दोनों टॉपिक से, वो जो है हमने उसमें देख लिया है। अब इससे संबंधित देखते हैं, जो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं। बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना से संबंधित हम देखते हैं। तो बाबर के आक्रमण के समय गुजरात का जो शासक था मुजफ्फर शाह था। ध्यान रखना, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के जो शासक था कृष्णदेव राय। और बाबर कहता है, बाबर अपनी आत्मकथा तुझ के ये बाबरी में लिखता है कि जो उस समय भारत में जो सबसे शक्तिशाली शासक है वो कृष्णदेव राय है। तो विजयनगर राज्य में जो है कृष्णदेव राय है बाबर के आक्रमण के समय। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और कुतुलुन्निगार खानम इसकी मां का नाम है। बाबर ने 1504 में काबुल जीता और 1507 में कंधार जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की। जब 1507 में इसने कंधार को जीता तो इसने बादशाह की उपाधि धारण की। इन्होंने जो है, जो पहले जो शासक है वो सुल्तान की उपाधि जो धारण करे, ये जो है अब बाबर बादशाह की उपाधि धारण कर रहा है। बाबर जो है अब जो है बादशाह की उपाधि धारण कर रहे हैं। एक मिनट। बाबर ने कई बार समरकंद जीता, परंतु बार बार उसे समरकंद छोड़ना पड़ा। समरकंद जीता गया और वो हारता गया। युद्ध की तुलगमा पद्धति, जो युद्ध की तुलगमा पद्धति इसने, और जो पानीपत के युद्ध में और भारत में जो जितने भी युद्ध हुए उनमें जो है इसने अपनाई कि सैनिकों को जो है विभिन्न टुकड़ों में बांट देता था, कुछ रिजर्व सेना रखता था और बीच में तोपें रखता था। तो इसको बाबर ने उज्बेकों से सीखा और बंदूकों का प्रयोग ईरानियों से। उस्ताद अली और मुस्तफा रूमी, ये दो जो है बाबर के तोपची हैं, तोप खाने के प्रमुख तोपची हैं। तो ये दो व्यक्ति हैं, उस्ताद मुस्तफा रूमी और उस्ताद अली। तो ये दो मुख्य तोपची है। 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच खानों के मैदान में युद्ध हुआ। युद्ध 20 घंटे तक चला। सांगा पराजित हुआ और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो किस युद्ध की उपाधि बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? इस युद्ध के बाद जो है, खानों के युद्ध के बाद जो है बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। 1528 में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में मालवा के शासक मैदीन राय को हराया और इस युद्ध के अवसर बाबर ने जिहाद घोषित किया, धर्म युद्ध घोषित किया। और यहाँ जो है गाजी की उपाधि धारण कर रहा है। तो यहाँ पर जो है इससे सबसे ज्यादा घबराता था राणा सांगा से। तो यहाँ पर जो है बाबर ने युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। घाघरा के युद्ध 1529 में बाबर ने लोहानी अफगानों को परास्त किया और दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा में आराम बाग में दफनाया गया। इससे पहले आगरा में दफनाया गया बाबर को और आराम बाग में दफनाया गया और बाद में उसे जो है काबुल में जाकर दफनाया गया और बाद में उसे जो काबुल ले जाया गया और वहां दफनाया गया। बाबर ने मुसलमानों से तमगा नामक कर को मुक्त कर दिया। तो जब जो है बाबर ने ये युद्ध जो है जीत लिया है, यहाँ पर युद्ध जीता था ये जो है राणा सांगा से। तो उसके बाद जो है बाबर ने तमगा नामक कर को जो है इनसे मुक्त कर दिया, मुसलमानों से तमगा कर हटा दिया।
हुमायूं की मां का नाम महमा बेगम था, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। रूमी खां उस समय का प्रसिद्ध तोपची, तो बाबर के समय में जो रूमी खां है प्रसिद्ध तोपची है। 1538 में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त की थी और हुमायूं ने सप्ताह में 7 दिनों को अलग अलग 7 रंगों के पोशाक पहनने का नियम बनाया था। ये जो है 7 रंग एक धार्मिक प्रवृत्ति की व्यक्ति था। और लेनपोल ने हुमायूं के बारे में लिखा है कि हुमायूं लुढ़का पुड़का कर जिया और लुढ़क पुड़क कर मर गया। ये लुढ़खड़ा करके जिया और लुढ़खड़ा करके जो है वो मर गए। जो है ये जो पुस्तकालय थी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से दीनपना की जो पुस्तकालय थी और दीनपना पुस्तकालय उसकी सीढ़ियों से गिर गया। बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। ये ध्यान रखना कि खानवा के युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण करते हैं। और चौसा के युद्ध के पश्चात जो ये सूर साम्राज्य है, तो शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। जो चौसा का युद्ध हुआ है 1539 में, तो 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ है उस युद्ध के बाद जो है शेर खां क्या करता है, शेर शाह की उपाधि धारण करता है इस समय। और 1540 में जो बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में, तो 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं ने मिर्जा हैदर को अपना सेनापति नियुक्त किया। तो इसी युद्ध में जो है अंतिम रूप से हुमायूं की पराजय होती है और हुमायूं जो है ये बिलग्राम में कन्नौज का युद्ध इसे कहते हैं और हुमायूं जो है भारत से बाहर हो जाते हैं। निजाम नामक भिस्ती ने जो चौसा का युद्ध हुआ था, तो इस 39 जो वाला युद्ध है, इस युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने चौसा के युद्ध के पश्चात गंगा पार करने में हुमायूं की सहायता की थी। तो इस युद्ध में जब जो है हुमायूं भाग रहा था और जो है गंगा नदी में कूद गया, तो निजाम नामक भिस्ती ने जो है इसकी जान बचाई थी, गंगा नदी में डूबने से इसको बचाया था। और तो किस व्यक्ति ने बचाया था? इसने बचाया था। शेरशाह तथा अकबर के काल में एक परगने में एक कानूनगो की नियुक्ति की जाती थी। शेरशाह के काल में भूमि बिगों में रस्सियों द्वारा मापी जाती थी। और अकबर के समय में अकबर का जो है जन्म कहाँ होते हैं? अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ होते हैं। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ है। हमीदा बानो बेगम उसकी माँ थी। बैरम खां सिया वंश का था। अकबर ने उसे अपना वकील नियुक्त किया। तो अकबर का जो संरक्षक था ये बैरम खां था, सिया वंश का था। और बाद में जो है बैरम खां को क्या करते हैं कि हुमायूं तीर्थ यात्रा पे वो भेज देते हैं, मक्का की यात्रा पे भेज देते हैं। तो हुमायूं हेमू मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। तो जो हेमू था वो मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था और हेमू एक ऐसा सेनापति था, ये अंतिम हिंदू सम्राट है। तो इसने जो हेमू ने 24 में से 22 लड़ाई को विजय प्राप्त की थी और पानीपत के जो द्वितीय युद्ध है उसमें इसकी हार हो जाती है। तो 24 में से 22 लड़ाई जीती, लेकिन इसका दुर्भाग्य ये रहा कि पानीपत के जो द्वितीय युद्ध था उसमें इसकी आंख में तीर लग गई और ये जो है घायल हो गए और ये जो है पकड़ा गया और फिर जो है सेना में भगदड़ मच गया। तो यहाँ से जो है उसकी वो हार हुई, नहीं तो ये जो है इसके जितने भी युद्ध थे वो अधिक से अधिक युद्ध जिसने जीते थे। आगरा का सूबेदार इस्कंदर खां उलबेग हेमू से डर कर दिल्ली भाग गया। दिल्ली में हेमू ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य के, तो अंतिम विक्रमादित्य की अंतिम उपाधि लेने वाला इसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि भी ली थी हेमू ने। ये ध्यान रखना कि हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला अंतिम शासक कौन है या दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन है? तो हेमू है और इसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। मीर अब्दुल लातिफ को बैरम खान ने अकबर का शिक्षक नियुक्त किया। तो अकबर का शिक्षक जो नियुक्त किया था मीर अब्दुल लातिफ को, जिजी अनगा और महम अनगा अकबर की आया थी, यानी अकबर की देख रेख करने के लिए इनको जो है 2 को रखा गया था। तो अब्दुल रहीम को 1584 में खाना की उपाधि दी गई थी। अब्दुल रहीम खाना जो है इसके फिर नाम हो गया। अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह किया। तो अकबर ने जो है बाद में जो बैरम खां था इसको जो है तीर्थ यात्रा पे भेज दिया और बाद में इसकी जो है विधवा उसको फिर वो जो है रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई या उसको मरवाया गया है, जो भी हुआ है। और इसकी जो विधवा थी गुरु के विधवा ही सलीमा बेगम, उससे जो है विवाह किया।
अकबर ने 1562 में प्रथम बार अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की यात्रा की थी। तो 1562 में इसने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की यात्रा की थी। और जो सलीम है, तो सलीम इसका पुत्र जो जहांगीर है, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम है, तो ये इसका जो है पुत्र वहीं जब ये जो है वहां के अजमेर की यात्रा करता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की यात्रा करता है, तो फिर वो कहते हैं कि वहीं से जो है आशीर्वाद से इसको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इसका जो है नाम जो जहांगीर है उसका नाम सलीम है बचपन का, शाहजहां का नाम बचपन का नाम खुर्रम है, और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका जो है बचपन का नाम या उसका जो नाम है वो जूना खां है। तो ध्यान रखना उसका नाम जूना खां है। आसफ खान ने 1564 में गोंडवाना की राजधानी चौरागढ़ पर आक्रमण किया, जो हमने जो है परसों देखा था गोंडवाना में, और वहां पे जो है पटंगा वाला राज्य देखा था, गढ़ कटंगा वाला राज्य देखा था। तो वहां पर इसने गोंडवाना की राजधानी पे जो है आक्रमण करके रानी दुर्गावती और वीर नारायण से युद्ध किया है, जिसमें रानी और वीर नारायण दोनों क्या हो गए, मारे गए। चांद बीबी बीजापुर की रानी थी जिसने मुगल सेना का मुकाबला किया। तो ये चांद बीबी है, ये बीजापुर की, और अहमदाबाद में भी इसने जो है राज किया था, अहमदाबाद में भी इसने देखा था, तो वहां पर भी शासन किया था। तो ये जो है वहां की शासक थी। अकबर ने आसिरगढ़ का नाम बदल करके धनदेश रखा। 1605 में पेचिश के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु 1605 में पेचिश के कारण होती है। उससे पहले जो बाबर की मृत्यु होती है वो जो है उसका जो पुत्र था हुमायूं, तो हुमायूं बीमार रहते और बीमारी के कारण एक वो कहते कि कोई जो है ज्योतिष था, उसने कहा कि बाबर को कि आप जो है आपकी आयु इसे लग जाएगी यदि आप जो है इसके बाहर घूम करके और आप जो है इसके लिए, तो हुमायूं से बहुत प्रेम करता था, और उसके कारण हुई है। हुमायूं की मृत्यु जो है सीढ़ियों से लुढ़कने के कारण हुई है। अकबर की मृत्यु पेचिश से हुई है। जहांगीर की मृत्यु स्वाभाविक हुई है, और जो है जो शाहजहां है, शाहजहां की मृत्यु जेल में हुई थी, जब औरंगजेब ने अपने पिता को, शाहजहां को जो है जेल में डाल रखा था, तो उसकी मृत्यु वहीं होती है। तो 1573 ईस्वी में सूरत में अकबर ने दस्तूर जी राणा से भेंट की और सूर्य पूजा प्रारंभ की। इनके भेंट से फिर सूर्य पूजा शुरू करते। पुरुषोत्तम और देवी सिंह हिंदू प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने अकबर को प्रभावित किया। तो अकबर को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख विद्वान है हिंदू धर्म के, देवी सिंह और जो है पुरुषोत्तम। तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे, तो ये भी ध्यान रखना है कि इसको जो है, और ये तानसेन संगीत वादक है। अकबर के समय, जहांगीर के समय, वो जहांगीर ने जो है जहांगीर ने चित्रकला को सबसे ज्यादा जो है आश्रय दिया था। मरियम उज जामिनी जहांगीर की मां थी। अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर का गुरु था। राणा को समर्पण करना पड़ा, लेकिन उसे मुसलमानों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया गया। जहांगीर के समय में अहमदनगर में मलिक अंबर नामक अत्यंत योग्य वजीर था। मलिक अंबर को सर्वप्रथम कासिम ख्वाजा नामक व्यक्ति ने बगदाद के बाजार में खरीदा था। तत्पश्चात उसे मीरक दबीर चंगेज खान को बेच दिया गया, और 1633 में बरहानपुर में मुमताज महल की मृत्यु हुई। तो मुमताज महल की मृत्यु अर्जुना बानो बेगम जो है, इनका जो बचपन का नाम है, तो इसकी मृत्यु जो है बुरहानपुर में हुई। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है। इसमें जो है साहित्य इत्यादि देखते हैं मध्यकाल में। तो तबकाते नासरी जो हमने बार बार जो है देखिए कि तबकाते नासरी, इसमें जो है मुगल काल के व्यापार के मिनाज सिराज ने जो लिखी है, तो इसमें उस समय के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतवा तारीख ए अलाई की रचना की। तो जो है अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतवा तारीख ए अलाई की रचना की। तो जो है जो अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजा जो बनाया गया था,
अकबर ने गुजरात विजय के बाद जो है अलाई दरवाजा बनाया था। तो गंगाधर ने गंगादास प्रताप विलास लिखा। गंगाधर ने गंगादास प्रताप विलास लिखा। और अब्दुल हमीद जाहेरी ने पासानामा और अमीन काजबिगी ने शाहजहां नामा की रचना की। तो ये कुछ पुस्तकों का नाम आप ध्यान रखना। महावत खां की योग्यता तथा नूरजहां की बुद्धिमानी से खुर्रम 1622 का विद्रोह शांत हुआ। खुर्रम मतलब शाहजहां। जहांगीर के राज्यारोहण के समय तत्कालीन प्रमुख धार्मिक नेता मुल्ला शाह अहमद था। तो इस समय ये था, शेर के शिकार का अधिकार केवल बादशाह को था, ये ध्यान रखना। बैरम खां के स्थान पर अकबर ने, जो बैरम खान जो है इसका मंत्री था, इसका वकील था, इसका जो है संरक्षक था, तो इसके स्थान पे इन्होंने जो है शिहाबुद्दीन को वकील नियुक्त किया और उसके बाद बहादुर खां उजबेक को नियुक्त किया। महम अंगा मुगल काल की एकमात्र महिला थी जिसे संयुक्त प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। तो ये ध्यान रखना, महम अंगा जो है एकमात्र महिला है। अकबर ने 1662 में एतमाद खां की मदद से बजट प्रथा शुरू की। तो अकबर ने 1662 में एतमाद खां की मदद से जो है, और एतमाद दौला जो है कौन है, वो नूरजहां का पिता है, एतमाद दौला। तो इसकी मदद से जो है बजट प्रथा शुरू की है 1662 में। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अकबर ने विवाह के लिए न्यूनतम आयु जो निश्चित की थी वो लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कियों के लिए 16 वर्ष। तो लड़कों के लिए 16 और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। जगनिक ने अल्लाहखंड लिखा जिसमें अल्लाउदल के पराक्रम का वर्णन है। ध्रुपद राग को संगीत में स्थान दिलाने का श्रेय ग्वालियर के राजा मान सिंह को जाता है। मान सिंह ने कोतूहल नामक संगीत ग्रंथ लिखा। तो इसने कौन संगीत ग्रंथ, विशाल देव रासो खुमान और खुमान रासो जो है, विशाल देव रासो जो है नरपति ने लिखा और खुमान रासो जो है नल्ला द्वारा लिखा गया। तो सॉरी, विशाल देव रासो खुमान रासो नामक पुस्तक है नरपति नल्ला। तो ये एक ही व्यक्ति है, नरपति नल्ला। तो विशाल देव रासो खुमान रासो ये नरपति नाला द्वारा लिखा गया है। तारिक रसीदी मिर्जा हैदर ने और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम और बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी स्वयं लिखी थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके ये बाबरी लिखी। इस पुस्तक का फारसी में 2 बार अनुवाद हुआ। एक बार पायंदा खान ने किया और दूसरी बार अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर मुबाइया नामक एक विशेष पाद्य शैली का जन्मदाता है। तो इस शैली का जो मुबाइया शैली है इसका जन्मदाता बाबर है। हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी। तो अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी हरविजय सूरी को। ये जो है जैन मुनि है और इनको जगत गुरु की उपाधि दी। हाजी इब्राहिम सरहिंदी और फैजी ने, तो जो हाजी इब्राहिम सरहिंदी है इसने अथर्ववेद का और फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फारसी मुगलों की राजभाषा थी, इसे अकबर ने राजभाषा बनाया। तो इसको जो है फारसी तो मुगलों की राजभाषा थी लेकिन अकबर ने बनाई इसे। संस्कृत के विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती शाहजहां के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो ये संस्कृत के विद्वान थे कविंद्र आचार्य, और ये जो है शाहजहां के आचार्य सरस्वती, ये शाहजहां के दरबार में थे। अकबर के शाही पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला पीर मोहम्मद थे। जहांगीर ने जो आत्मकथा अपनी आत्मकथा लिखी तुझके ये जहांगीरी लिखी, जिसे मुतामिद खान ने पूर्ण किया। तो पूर्ण करने के इसे मुतामिद खान ने इसे पूर्ण किया है और अकबर ने जो है जहांगीर ने इसे लिखा था, लेकिन पूर्ण इसके जो है मुतामिद खान ने किया। शाहजहां के समय में राज कवि कलीम खान ने साकीनामा की रचना की। तो शाहजहां के समय में राजकवि जो है कलीम ने साकीनामा की रचना की। दारा सिको ने मंजुल बहरीन नामक पुस्तक लिखी और मोहम्मद शाह पहला मुगल शासक था जिसने उर्दू को प्रोत्साहन दिया। तो मोहम्मद शाह जो है पहला मुगल शासक है जिसने उर्दू को प्रोत्साहन दिया है।
अकबर के दरबार के 17 चित्रकारों में से 13 हिंदू थे। वह जो हिंदू है मुख्य चित्रकार वो दसवंत, बसवन, केशुलाल, मुकुंद, मधु, जगन, महेश, तारा, खेमकरण, सांवला, हरिवंश तथा राय ये थे। और अकबर ने चित्रकारी का एक अलग विभाग बनाया और उसका प्रधान ख्वाजा अब्दुल समद को बनाया, जिसको जरी कलम की उपाधि दी गई। तो अब्दुल समद को बनाया इन्होंने चित्रकला का जो है अध्यक्ष, और इसको जो है जरी कलम की उपाधि दी। तो ये आप लोग ध्यान रखना। तानसेन तथा रामदास दो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। अकबर के समय में जो है दो प्रसिद्ध संगीतज्ञ है, तानसेन और रामदास। शाहजहां के शासनकाल का वर्णन या मुगल काल में जो है दो प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन है, वैसे जो है ये अकबर के समय में, उसके बाद जहांगीर के समय में भी थे। तो शाहजहां के शासनकाल का वर्णन फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, ट्रेवनियर और मनुची ने किया। तो शाहजहां के समय का जो हमें शासनकाल का जो इतिहास मिलता है वो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवनियर, इन दो जो है इनका जो है मिलता है। और बहुत सारे जो है लेखक थे। शाहबुर्ज शाहजहां का गोपनीय कक्ष था जो आगरा के किले में था। तो आगरा के किले में एक जो है गोपनीय कक्ष था शाहजहां का, जो शाहबुर्ज था, और वहां पे जो है ये गोपनीय कक्ष शाहजहां का। एतमुद्दौला के मकबरे में प्रथम बार पीटरा डयोरा कला का प्रयोग हुआ। तो पीटरा डयोरा यानी सफेद संगमरमर का जो प्रयोग हो रहा है, ये सबसे पहले जो है एतमुद्दौला का जो है मकबरे में हो रहा है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां की देख रेख में हुआ था। जो जहांगीर का जो मकबरा वो बनाया गया था, ये नूरजहां की रेख देख में बनाया गया था। शाहजहां का तख्ते ताउस बेवा दल खां की देखरेख में जो ये तख्ते ताउस यानी ये जो है मयूर सिंहासन है, ये शाहजहां ने बनवाई। हुमायूं अपने साथ 1555 में ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली को साथ लाया। तो जो 1555 में जो है ईरान से जो है भारत आया, तो वहां से इन दो जो है चित्रकारों को भारत में लाया, अपने साथ लाया है। हुमायूं के प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली सिराजी, ख्वाजा अब्दुल समद और सैयद तबरीजी। तो ये प्रमुख चित्रकार थे। चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल जो है जहांगीर के काल में को कहा जाता है। इस समय जो है सबसे ज्यादा प्रमुख था चित्रकला का। जहांगीर के समय में अब्दुल समद को नादिर उल जमात और उस्ताद मसूद को नादिर उल असर की उपाधियां दी गई। बिशन दास इस युग का अत्यधिक कुशल चित्रकार था। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा में बने चित्रों को नष्ट करवा दिया। औरंगजेब ने जो है एक कला जो चित्र है या संगीत है, इसको जो है इसको आश्रय नहीं दिया और इनको जो है वो नष्ट करवाया। अकबर के मकबरे के चित्रों के ऊपर सफेदी पुतवा दी। जो अकबर के मकबरे के ऊपर चित्र बने हुए थे, औरंगजेब ने उन पर सफेदी पुतवा दी। फारूक सियार ने चित्रकला को पुनः संरक्षण प्रदान किया। तो पुनः जो संरक्षण उसके बाद चित्रकला को देता है वो फारूक सियार देता है। दारा सिकों ने कश्मीर में वजीरबाग का निर्माण करवाया। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने लाहौर में बुर्जी बनवाई। झंझरी मस्जिद इब्राहिम शाह सर्की ने 1430 में बनवाई। दिल्ली स्थित आदम खां का मकबरा अष्टकोणीय है, ध्यान रखना। नसीरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश का पुत्र का मकबरा का है, सुल्तान गड्डी कहलाते हैं। ये सुल्तान गड्डी जो कहलाते हैं, ये नसीरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश के पुत्र का मकबरा है। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो है पंचभुजी है, जो लाल पत्थरों से बना हुआ है। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो लाल पत्थरों से बना हुआ है। मुगल प्रशासन में इसमें देखते। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1562 में अकबर दास प्रथा का अंत करता है। अकबर 1563 में तीर्थ यात्रा कर और अगले वर्ष जजिया कर समाप्त करते, यानी 1564 में जजिया कर समाप्त करते, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है। और जो है जजिया कर है, ये गैर धार्मिक कर है और ये हिंदू से वसूला जाता है। सबसे पहले जजिया कर पहले पिछली क्लास में हमने देखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। उसके बाद जो है ब्राह्मणों पे जो जजिया कर लगाने वाले फिरोज शाह तुगलक है, और अकबर के द्वारा जो है इसको समाप्त किया जाता है। औरंगजेब के द्वारा इसके जो है फिर लगाया जाता है।
और उसके बाद जो है जजिया कर को फर्रुखसियर के द्वारा जो है बंद कर दिया जाता है, फिर से लगाया जाता है, फिर से बंद किया जाता है। तो यहाँ पर मुगल काल में प्रधानमंत्री को वकील मुतलक कहा जाता था और मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। मतासिब प्रजा के नैतिक चरित्र की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था। सिकदार परगने का मुख्य अधिकारी, सिकदार कहलाता था, परगने का मुख्य अधिकारी। तो सूबे को जो है मुगल काल में पूरे प्रशासन व्यवस्था के दिए, तो पूरा जो राज्य है उसको जो है सूबों में बांटा गया था, सूबों को फिर परगनों में बांटा गया था। और परगनों का मतलब है कि जिलों में बांटा गया था। आमिल का प्रमुख कार्य था आमिल का प्रमुख कार्य कर निश्चित करना और मालगुजारी वसूल करना। तो आमिल का कार्य था कर को निश्चित करना और मालगुजारी, और परगने का खजांची होतदार होता था। अबुल फजल ने कानूनगो को कृषकों का आश्रयदाता कहा। तो कृषकों का आश्रयदाता अबुल फजल ने कानूनगो को कहा। तो ध्यान रखना कि कृषकों का आश्रयदाता किसे कहा गया, कानूनगो को कहा और अबुल फजल ने कहा है। अब घुड़सवार मुगल सेना के प्रमुख घुड़सवार मुख्यतः दो प्रकार के होते थे। पहले बरगीर, जिन्हें घोड़े अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से मिलते थे। तो बरगीर जो है उन्हें घोड़े अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से मिलते थे। और दूसरे थे सिलेदार, जो अस्त्र शस्त्र और घोड़े की व्यवस्था स्वयं करते थे। तो सिलदार और बरगीर जो है राज्य की तरफ से मिल रहा है और सिलदार को जो है इनको स्वयं करना पड़ रहा है। शमशीरवान को तलवारबाज कहा जाता था। दाग महाली एक अलग विभाग था जो घोड़ों पर दाग लगाने, यानी दाग महाली घोड़ों पे दाग लगाने का काम था इस विभाग का। बंदरगाहों से 2 से 5% तक कर लिया जाता था। जो पोत होते थे वहां से 2 से 5% तक टैक्स लिया जाता था। अकबर ने 1586-87 में गजे इलाई का प्रयोग किया, जो नापने के लिए, भूमि नापने के लिए इसने जो है गजे इलाई का प्रयोग किया 1586-87 में। पोलज, परोती, चांचर, बंजर 4 प्रकार की भूमि थी। तो इस प्रकार के 4 प्रकार की भूमि थी और इनसे अलग अलग प्रकार के टैक्स लिए जाते। साधारणतः अकबर पैदावार का 1/3 यानी 1/3 मालगुजारी के रूप में वसूल करता था। टकसालों के अधिकारी को चौधरी कहते थे। टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के डाले जाते थे। अकबर के समय में स्वर्ण का सबसे बड़ा सिक्का इलाही कहलाता था। चांदी का सिक्का 172.5 ग्रेन वजन का सिक्का, इसे रुपया, ध्यान रखना, चांदी के सिक्के को रुपए और सोने के सिक्के को इलाई कहलाता था। और तांबे का सिक्का दाम, 3 प्रकार के सिक्के, दाम तांबे का है, चांदी का रुपए है और सोने का इलाई है। तांबे का सबसे छोटा सिक्का जो है जीतल है। सती प्रथा, बाल विवाह, वैश्यवृत्ति का अंत करने का प्रयास अकबर ने किया है। अकबर ने 16 की नीति चलाई है। शरीयत के ज्ञाता तथा अध्ययन में समर्पित व्यक्ति को आलिम, जो शरीयत का ज्ञाता है और उसमें अध्ययन में समर्पित है उसे आलिम, और अनेक व्यक्तियों के समूह है, जो इन विद्वानों के व्यक्तियों के समूह, उन्हें उलमा कहा जाता था। तो आप ध्यान रखना कि आलिम क्या है और उलमा क्या है। हरम के प्रबंध, जहां जो है दरबार की महिलाएं रहती थी या जो है रानी इत्यादि रहती, तो हरम के प्रबंध एवं प्रशासन के लिए 2 प्रकार के कर्मचारी थे। प्रथम तो महिलाएं होती थी तथा हिजड़े, महिलाएं और हिजड़े, और दूसरे जो है पुरुष कर्मचारी थे जो खाने समा के अधीन थे। बाबर के वजीर का नाम निजामुद्दीन खलीफा था। हुमायूं ने टोडरमल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वहां लगभग 8 वर्ष तक इस पद पर रहे। तो टोडरमल हुमायूं के टाइम में रहे, फिर जो है अकबर के समय में रहे थे। टोडरमल के बाद अब्दुल रहमान खाना, और उसके बाद अकबर की मृत्यु तक जो है, जो अकबर के जो है प्रधानमंत्री, जो अकबर के जो है प्रधानमंत्री रहे वो रहे मिर्जा अजीज कोका, इस पद पे रहे। मुगल काल में वित्त मंत्री, जो वित्त मंत्री होता था मुगल काल में, उसे दीवाने आला या दीवाने कुल कहा जाता था। लेकिन औरंगजेब के काल में
इसे वजीर मुआजम कहा जाता था। तो वित्त मंत्री को जो है कि समय क्या कहा जाता था, वतन जो है जागीरे के रूप में सामंत राजपूतों को दी जाती है। मैंने पहले भी पीछे कहा है कि वतन जो है जो जागीरें दी जाती थी वो राजपूतों को दी जाती थी जागीरे के रूप में। अलग मगर जागीर केवल अधिकारियों को प्रशंसनीय सेवा के लिए बदले दी जाती थी। शाहजहां के समय में सूबों की संख्या 18 थी। शाहजहां के समय में सूबों की संख्या 18। अकबर के समय में सूबों की संख्या पहले प्रारंभिक समय में 12 है और अंतिम समय में हो जाती है 15। शाहजहां के समय में हो जाती है 18 और औरंगजेब के समय में हो जाती है 21। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। मुगल अधीनस्थ बड़े जमींदारों को जमींदारन ए उम्दा कहा जाता था। अकबर के काल में अमीन ए प्रांतीय अधिकारी था। अमीन जो है एक प्रांतीय अधिकारी था अकबर के समय में। मुकदम को मालगुजारी की 2.5% दस्तूरी मिलती थी। तो जो मुकदम होता था, मुकदम जो अधिकारी था, इसको मालगुजारी के बदले से 2.5% जो है दस्तूरी रूप में दिया जाता था। फर्रुखसियार ने अपने शासन के प्रथम वर्ष में, तो जो फर्रुखसियार है, फर्रुखसियार जो है इस जजिया कर को समाप्त कर देता है। 1707 में उसे पुनः कर देता है और 1719 में हटा ही देता है। तो इस जजिया कर को अंतिम रूप से जो हटा देते हैं जो है फर्रुखसियार हटाता है। और फर्रुखसियार के बारे में आप लोग समझे, जो मुगल काल के जो है टोटल शासक है वो 6 मुगल काल के जो है पूर्ववर्ती मुगल शासक है और 12 जो है उत्तरवर्ती, यानी टोटल मुगल काल में 18 मुगल शासक हुए हैं। और जो ये फर्रुखसियार है तो ये क्या करते हैं कि 1707 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की जो है अनुमति प्रदान कर देता है और तथा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सिक्कों को भारत में सभी जगह जो है ये क्या कर देते, मान्यता प्रदान कर देते कि हर जगह आपके सिक्के चल सकते हैं और हर जगह आप व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि इसको ये जो है एक असाध्य रोग था और उस कारण उस रोग से वो ठीक नहीं हो रहा था। और एक अंग्रेज डॉक्टर है, उस अंग्रेजों की जो है एक पूरी टीम थी, एक शिष्टमंडल थी डॉक्टरों की टीम, और उस शिष्टमंडल में एक डॉक्टर था हैमिल्टन। उसने उसकी बीमारी को जो है ठीक किया और उसके बदले उसने जो है क्या दे दिया, पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी और सिक्के चलाने की स्वतंत्रता दे दी। तो ये फर्रुखसियार है। उसके बाद जो है और भी मुगल शासन के बारे में हम थोड़ा उसके बाद देखते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। हासिल बाजार कर, पशु बिक्री कर, नखस कर, ये पशु बिक्री कर नखस कर है और हासिल बाजार कर है, हासिल बाजार कर है अकबर के ने समाप्त कर दिए। पूर्वी उपज का 10वां भाग था। गजे सिकंदरी अकबर के शासन के 21वें वर्ष तक प्रचलन में रहा। पहले 21वें वर्ष तक प्रचलन में रहा, पहले जो है गजे सिकंदरी प्रचलन में रहा और बाद में अकबर ने 1585 में गजे इलाही शुरू कर दिया। जो सिकंदरी से जो इसकी जो है माप थी वो 41 अंगुल के बराबर थी गजे इलाही की, और गजे इलाही गजे सिकंदरी से कुछ बड़ा था। तो अकबर ने सूर्य के आधार पर इलाही संवत चलाए, उसे फसली संवत भी कहते हैं। तो अकबर ने एक संवत चलाया था इलाही संवत। अनुदान को बफ कहा जाता था। तो जो बफ को है ये अनुदान को कहा जाता था, उसे पाने वाला मुतवली कहलाता था। इतराब विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता थी। खिलवत सुल्तान की ओर से दान दिए जाने वाला वस्त्र, तो सुल्तान की तरफ से किसी को कोई वस्त्र दान दिए जाते तो उसे खिलवत कहा जाता था। अकबर ने न्याय के लिए बृहस्पतिवार, अकबर जो है न्याय के लिए जो समय चुनता है वो बृहस्पतिवार चुनते हैं। जहांगीर ने मंगलवार चुना है और शाहजहां और औरंगजेब ने बुधवार निश्चित किया। तो किस किस बार को जो है शासक जो है न्याय के लिए दरबार में बैठता था, तो ये जो है अकबर बृहस्पतिवार को, जहांगीर मंगलवार को, शाहजहां और औरंगजेब बुधवार को। अकबर ने 1593 में नशाबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया और शाहजहां के शासनकाल के 6ठे वर्ष में शराब की बिक्री पर जो है रोक लगा दी गई। शाहजहां ने शासन के 6ठे वर्ष में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी। अकबर के सेंट जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा प्राप्त की। तो अकबर ने जो है ईसाई धर्म की शिक्षा सेंट जेवियर से प्राप्त की। अकबर ने 1579 में मजहर अथवा फुतवा पढ़ा। अबुल फजल के पिता शेख बुआ ने इसे तैयार किया। तो जो है 1579 में मजहर की घोषणा की है अकबर ने। तो मजहर यानी एक जो है नए धर्म इसने जो है स्थापित उसकी
शुरुआत की है मजर के घोषणा की और उसके पुतौ पड़ा। और अकबर ने जैन संत सिद्धि चंद को नादिर जामा की उपाधि दी। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत प्रारंभ किया। जो अकबर ने इलाही संवत चलाई थी, शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू किया। तो हिजरी संवत जो पहले से चल के आ रहा था उसको जो है शाहजहां ने फिर से शुरू किया, क्योंकि ये अकबर ने चलाया था। तो शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू किया, परंतु बाद में बनारस के कविंद्र आचार्य के अनुरोध पर हटा दिया गया। जो है तीर्थ यात्रा कर शाहजहां ने लगाया, उसको जो है बनारस का जो कविंद्र आचार्य है इसके अनुरोध पर शाहजहां ने हटा दिया। मुहर शुद्ध सोने का सिक्का था जिसकी तोल 168 से 170 ग्राम थी। जहांगीर के समय में तंबाकू की खेती शुरू की गई है। और औरंगजेब के समय में देखे शाहजहां के राज कवि जगन्नाथ पंडित ने गंगाधर और गंगा लहरी पुस्तकें लिखी। तो ये शाहजहां का राज कवि है जगन्नाथ पंडित, और इसने गंगाधर और गंगा लहरी पुस्तकें लिखी। औरंगजेब का जन्म उज्जैन के निकट तोहद नाम के स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का राज्याभिषेक दोबारा हुआ। प्रथम बार 1658 में हुआ और दूसरी बार 1659 में हुआ। औरंगजेब ने 80 करों को समाप्त कर दिया था। इनमें साहेदारी एवं पानदारी प्रमुख थे। इन्हें अब वावा कहा जाता था। औरंगजेब ने सिखों पर कलमा खुदवाना, जो सिखों पे कलमा खुदाया जाता था, नवरोज का त्योहार जो है बलबन ने शुरू करवाया था भारत में। तो नवरोज का त्योहार जो है त्योहार मनाना। तुलादान, शासक क्या करते थे कि तुलादान कर, जब शासक बनते थे तो अपने ओजन के बराबर जो है सोना चांदी तोलते थे और फिर उसको जो है जनता में बंटवाते थे। तो इसको इसने बंद करवा दिया। नवरोज का जो है कलमा खुदाना, नवरोज त्योहार मनाना, तुलादान करवाना, झरों का दर्शन। सुबह सुबह शासक क्या करते थे कि दर्शन, झरों का दर्शन जो है खिड़की के माध्यम से जो है जनता को दर्शन देते थे। इसको इसने औरंगजेब ने बंद करवाया। औरंगजेब ने 1679 में गैर मुस्लिम पर जजिया कर लगा दिया। तो जो अकबर है, अकबर इसको बंद करवाते हैं और औरंगजेब इसे फिर से गैर मुस्लिम पे लगा लेते हैं। औरंगजेब ने जयसिंह को पंच हजारी का मनसब दिया और युवराज भीम सिंह को राजा का पद। गोलकुंडा पर विजय औरंगजेब ने चाणक्य से की थी। इसमें क्या कहता है कि अबुल गनी को अपनी ओर मिला लिया, उसने फाटक खोल दिया और औरंगजेब ने गोलकुंडा के शासक अबुल हसन को बंदी बना लिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। दौलताबाद के निकट शेख जैन उल हक की मजार के निकट उसे दफनाया गया। औरंगजेब ने क्रमशः फजील खां, जफर खां और असफ जी को वजीर नियुक्त किया था। औरंगजेब ने राजकुमारों से प्राप्त उपहार को निमाज और अमीरों से प्राप्त उपहार को निसार कहा। घाटों पर नदी पर घाटों पर नदी पार करने पर उतराई नामक कर लगाया जाता था। तो घाटों पे यदि नदी पार करे तो वहां पर जो उतराई नामक कर लगता था। औरंगजेब ने अपने शासन के 11वें वर्ष में झरों का दर्शन प्रथा को समाप्त किया। औरंगजेब ने तो 11वें वर्ष आप लगा सकते हैं कि औरंगजेब जो है 1658 में या 1659 में राज्याभिषेक करवा रहा है और 11वें वर्ष में वो जो है झरों का दर्शन बंद करा रहा है। औरंगजेब ने 1669 में मोहर्रम का त्योहार मनाने पर पाबंदी लगाई। जो मोहर्रम का त्योहार मनाए थे उस पर पाबंद लगे। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की। तो जो गुरु हरगोविंद सिंह है, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। और इन्हीं के समय से जो सिख धर्म है एक जो है ये लड़ाकू जाति में जो है बदल गई। तो हरगोविंद सिंह के समय में ही। शिवाजी ने मुगलों से पहला संघर्ष 1656 में प्रारंभ किया, जब शिवाजी ने अहमदाबाद और जूनर पर आक्रमण किया। 1663 में शिवाजी ने पुणे के निकट में चुपके से घुस करके शाइस्ता खान को घायल किया। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी का कत्ल कर दिया। 1750 में संगोला का समझौता हुआ। इसके तहत मराठा संघ का
शिवाजी के दो राज्याभिषेक हुए। पहले जो है इसमें पहले में जो है पंडित गंगा भट्ट थे और दूसरे राज्याभिषेक में निश्चलपुरी गोस्वामी नामक एक तांत्रिक को बुलाया गया था। मुआजम 18 जून 1707 को आजम को और बाद में कामबख्श को परास्त किया और 63 वर्ष की आयु में बादशाह बना। तो जो औरंगजेब का पुत्र था मुआजम, वो जो है 1707 में जो शासक बनता है वो बनता है 63 वर्ष की आयु में, यानी ये एक तरफ से उम्रदराज व्यक्ति है। और ये जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, सॉरी, ये मुआजम जो है जो शासक बनता है, ये शासक बनता है, किस नाम से शासक बनता है? हाँ, मुआजम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये शासक बनता है। और बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनते, तो इसे जो है कहा जाता है शाह ये बेखबर। यानी इसे जो है ये शासन के बारे में, या शासन, ये थोड़ा सा उम्रदराज व्यक्ति था और ये जो है ज्यादा युद्ध इत्यादि में नहीं पढ़ना चाहता था। और इसको जो है इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इस ये राज्य यानी औरंगजेब के बाद जो है मुगल सत्ता की जो है पतन की ओर जाता है। तो इसे जो शासक कहा गया है कि शाह ये बेखबर। बहादुर शाह प्रथम, अच्छा यही है ये बहादुर शाह प्रथम, 1707 से 1712 5 साल तक ये शासक रहते हैं। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राजकुमार मुआजम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठे, उसकी मृत्यु 1712 में हो जाती है। तो इसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह 1712 से 1713 1 साल के लिए, तो ऐसे ऐसे शासक बनते हैं, 1 साल के लिए बनते हैं। जहांदार शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बहादुर शाह मुगल सिंहासन बैठा। उसने एक नृत्य करने वाली दरबारी कन्या से विवाह किया और उसे अपनी रानी बनाया। तो ये जो है इस प्रकार के शासक आ रहे कि नृत्य करने वाली उससे जो है के साथ विवाह करे। तो जो है जहांदार शाह है, इसे जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, इसे उपाधि दी गई लंपट मूर्ख की। फिर फर्रुखसियार 1713 से 1719 के बीच में यहाँ पे वो शासक फर्रुखसियार सैयद बंधु मुगल वजीर सैयद अब्दुल्ला खान और अब्दुल्ला खान बरहा और सैयद हसन अली खान बरहा की मदद से मुगल राज साम्राज्य पर अगला शासक बना। फर्रुखसियार इन्हीं दोनों बंधु के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया और कालांतर में इन्हीं के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया और बाद में मार डाला गया। तो ये ऐसे शासक है। इस समय जो है मुगल दरबार में सैयद बंधु है और ये यहाँ पे बल्कि 2-3 गुट है, इसमें ईरानी गुट है, तुरानी गुट है। तो ये जो है शासक बनाने वाले हैं, ये किंग मेकर कहलाते हैं। तो जो फर्रुखसियार है, तो फर्रुखसियार जो है यही अंग्रेजों को जो है व्यापार का फरमान देता है और इसको जो है जो ये फर्रुखसियार है, तो ये भी इस 13 से 19 तक शासक रहते हैं। फिर रफी उर्दा जो है ये सैयद बंधु की मदद से 1719 में सिंहासन पर बैठा और लेकिन 4 महीने के लिए ही शासन कर सका और किसी अज्ञात बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई है। तो ये भी था। फिर मोहम्मद शाह रंगीला, एक रंगीला आता है, तो इसका जो है मोहम्मद शाह रंगीला रफीक उर्दा के पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सिंहासन पर बैठा। इसके शासन काल के दौरान नादिर शाह ने मुगलों पर हमला किया और दिल्ली को बुरी तरह लूटा। नादिर शाह ने अपनी वापस यात्रा में अपने साथ मयूर सिंहासन भी ले गए। तो ये जो है मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद जो उत्तरवर्ती मुगल शासक आते हैं, तो जो है इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह बहादुर 1748 से 1754 तक रहते हैं। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक रहते हैं। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक रहते हैं। और फिर जो है अकबर द्वितीय 1806 से 1837। तो ये अकबर द्वितीय जो है, अकबर द्वितीय के समय में ही अकबर द्वितीय जो है
ये शाह आलम द्वितीय को जो पेंशन दी जाती है 26 लाख की पेंशन दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, अब जो है आगे जो आधुनिक भारत के इतिहास उसमें पढ़ेंगे तो अकबर द्वितीय की पेंशन अंग्रेजों के द्वारा कंपनी के द्वारा क्या कर दिया बंद कर दी जाती है। और फिर इसके द्वारा क्या किया जाता है कि राजा राम को जो है इंग्लैंड भेजा जाता है प्रीवी काउंसिल में कि आप जो है मेरी पेंशन की पैरवी कीजिए। तो अकबर द्वितीय के द्वारा ही राजा की उपाधि राजा राम को दी जाती है। और फिर जो है ये जाते हैं राजा राम इंग्लैंड में जाते हैं, लेकिन उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है, ब्रिस्टल हॉल में उनकी मृत्यु हो जाती है। और बहादुर शाह द्वितीय फिर जो है अंतिम जो है बहादुर शाह द्वितीय है। तो ये बिना राज्य के जो है राजा थे बहादुर शाह द्वितीय, और वैसे ये भी जो है इनके कोई राज्य इत्यादि नहीं थे, तो इस प्रकार के राजा थे। और इस समय जो है अंग्रेजों के पास कर वसूल इत्यादि टैक्स इत्यादि सब जो आर्थिक गतिविधियां थी वो सब अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। तो इस प्रकार ये जो है उत्तर मुगल कालीन शासक है। और हमने इस टॉपिक में सिर्फ जो है मुगलों के संबंध में ही जो मुगल उत्तर मुगल काल के शासक इनके बारे में ही देखा है। और आप लोगों से जो है आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग इसको जो है पूरी देखें, जो भी जो है मुख्य बिंदु है उनको नोट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए। और जो है इसी प्रकार से यदि सही है कि एनसीईआरटी के साथ जो है अदर फैक्ट भी वो लाएं सही रहेंगे तो आप लोग जो है कमेंट भी लिखें, या सिर्फ एनसीईआरटी को ही एक बार चलाया जाए फिर उसको अलग से चलाया जाए, तो आप लोग उसको वो दीजिए वो लिखे और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए। और आप लोग जो है जिस प्लेटफॉर्म में भी आप लोग तैयारी करें उसमें आप तैयारी करते रहिए। और यहाँ पर जो है इसके बाद जैसे ही हम जो है अब हमारी एनसीईआरटी क्लास 8 की आएगी आधुनिक भारत की, और उसमें भी जो है 8 टॉपिक है उसके, और 4 वीडियो में उसको हम कंप्लीट करेंगे 2-2 टॉपिक में। और जैसे भी वो सही रहेगा वैसे वो करेंगे, यदि ये अदर फैक्ट उसमें जोड़ने की तो जोड़ देंगे। और आप इसको जो है कमेंट कीजिए, लाइक जो है इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और ये चैनल भी आगे बढ़े। तो थैंक यू।